हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी हायर एजुकेशन की सेकंड क्लास होने वाली है। हमारा हायर एजुकेशन का चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने फर्स्ट क्लास ऑलरेडी कर ली है। आज की हमारी हायर एजुकेशन की सेकेंड क्लास रहने वाली है। ठीक है, आज की क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस में हायर एजुकेशन का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में हायर एजुकेशन का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं एक ही टॉपिक को, इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके टाइम पीरियड दो हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिश एरा था, उसके अंदर हमारा है ना एजुकेशन जो है वो किस तरीके से था ब्रिटिश काल के अंदर। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ही थे यहाँ पे, तो उस टाइम पे हमारी इंडिया के अंदर एजुकेशन किस तरीके से थी हम उसको देखेंगे। और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने क्या क्या बदलाव करे एजुकेशन में, और एजुकेशन किस तरीके से उसका इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, तो हम इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन देखने वाले हैं प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिलेवेंट क्लास है ये, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रिटिश एरा हमने देखा भी, वैदिक पीरियड में हमारी गुरुकुल सिस्टम में किस तरीके से एजुकेशन थी। ठीक है, फिर है ना बुद्धिस्ट एरा भी आया, फिर हमारा मुस्लिम्स का एरा भी आया, उसके बाद में आया हमारा ब्रिटिश एरा। ठीक है, तो हमको बेसिकली ब्रिटिश एरा से हमको स्टार्टिंग करनी है हमारी। ब्रिटिश एरा में क्या हुआ 1600 के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री की तरफ लेकर चलती हूँ। 1600 के अंदर जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी ये। ठीक है, प्राइवेट कंपनी थी ये। कंपनी इंडिया में आती है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, कि भाई हमको तो यहाँ पे आके बिजनेस करना है, हमको यहाँ पे आके ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, उस ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि 1600 के अंदर 1600 के अंदर इंडिया के अंदर आती है। ठीक है, इसका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि भाई हम यहाँ पे बस ही जाएंगे, हम इंडियंस को इतना एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको हम वायलेट करेंगे, हम इंडियंस पे राज करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ इनका मकसद नहीं था। ये सिर्फ सिंपल यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आई थी, यहाँ पे सिर्फ वो व्यापार करने के लिए आई थी। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे धीरे धीरे अपना जो विस्तार है, जो एक्सपेंशन है, उसको और है ना बढ़ाती गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया ट्रेडिंग के सेक्टर के अंदर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती, जो भी इंडिया के अंदर जो भी मटीरियल, जो भी माल होता था, ठीक है, जो भी रॉ मटीरियल होता था, वो यहाँ से खरीद के इंग्लैंड में जाके उसको महंगे दामों के अंदर बेचती थी। ठीक है, यहाँ पे सस्ते में खरीदती थी, वहाँ पे जाके उसको अच्छे खासे दामों के अंदर बेचती थी। ठीक है, अब फिर जो है ना इनके जो यूके के जो है ना किंग और क्वीन थे, उन्होंने देखा कि भाई जो ये प्राइवेट कंपनी होकर भी इतना अच्छा मुनाफा कमा रही है, इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उनके मन में भी लालच हुआ। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, सिर्फ ये ही क्यों आई, इसके पीछे पीछे बाकी कंपनीज भी तो आ सकती थी ना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ये लिखवा के आई थी, वहाँ के इंग्लैंड के जो किंग क्वीन है, वहाँ के मोनार्क से लिखवा कर आई थी कि भाई सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ही ट्रेडिंग कर सकती है इंडिया के अंदर जाके, और कोई दूसरी कंपनी को ये परमिशन नहीं है। तो ये परमिशन एक लेटर समझ लो, वो लेटर लेकर आई थी अपने साथ में यूके के है ना मोनार्क से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे किंग और क्वीन का रूल है, अभी भी किंग और क्वीन चलते हैं। क्वीन जो है एलिजाबेथ, उनकी तो डेथ हो चुकी है, अब उनकी जगह पे किंग वहाँ पे राज कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम भी है, वहाँ पे किंग और क्वीन का राज भी चलता है। ठीक है, उस टाइम पे भी वहाँ पे मोनार्क का राज भी था। ठीक है, तो किंग और क्वीन से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक है ना रिटर्न में परमिशन लेटर लेकर आई थी कि भाई सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के अंदर जाके ट्रेड कर सकती है, और कोई कंपनी यहाँ पे आके ट्रेड नहीं कर सकती। तो सबने देखा कि भाई ये तो इतना मुनाफा कमा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छे लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, हम लोगों के साथ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोग तो अपना है ना दिन भी अच्छे से नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ लोगों के मन में आने लगा। अब वहाँ के जो यूके के जो मोनार्क हैं, जो वहाँ के किंग और क्वीन हैं, उन्होंने भी सोचा कि भाई हाँ ये तो सही बात है, प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद इतना अच्छा मुनाफा कमा रही है, और हम तो सरकार हैं, ठीक है, मतलब हम तो राजा और रानी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में इतना ज़्यादा लग्जूरियस कुछ भी नहीं है। तो उनके मन में भी ये सारा लालच जो है वो शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे क्या करा, जो भी आपके है ना यूके के जो भी मोनार्क थे, उन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है, जो डोमिनेशन है इंडिया के अंदर, उसको रोकने के लिए वो अलग अलग काफ़ी सारे एक्ट्स लेकर आने लग गए। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कहानी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, यहाँ पे किस तरीके से राज करती है, ये सारा कुछ। ठीक है, हमको पढ़ना है कि उस ब्रिटिश एरा के अंदर
एजुकेशन का किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा दिया है, एजुकेशन सेक्टर को किस तरीके से डेवलप करा है, उस टाइम पीरियड को हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1813 से। 1813 का चार्टर अधिनियम, ये जो चार्टर एक्ट है वो बेसिकली 20-20 साल के अंदर आते थे। ठीक है, एवरी 20 ईयर्स में चार्टर एक्ट जो है वो आते रहते थे। ठीक है, सबसे पहला चार्टर एक्ट है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। आपको चार्टर एक्ट भी याद करना है, यानी कि उसके आपको है ना उसकी डेट भी लर्न करनी है, उसका है ना उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो भी आपको लर्न करने हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला हम शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1813 से। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने 1 लाख रुपीज़ पर एनम देना शुरू कर दिया था कि भाई अब हम इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज़ हर साल देंगे ताकि उनके एजुकेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स जो है वो एजुकेशन लाना चाहते थे, एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, चार्टर एक्ट लेकर आ रहे हैं, 1 लाख रुपए हर साल देंगे वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो मतलब क्या ब्रिटिशर्स वाकई में चाहते थे कि भाई इंडियंस जो है वो पढ़ लिख के बहुत अमीर, बहुत ही अच्छे आदमी बने? नहीं, वो एजुकेशन को इसलिए लेकर आए ताकि वो अपना जो उनका मकसद जो था है ना, वो अपने काम को फुलफिल करवाना चाहते थे हमको एजुकेशन देकर, ताकि उनको ये था, उनके दिमाग में ये माइंडसेट था कि भाई अगर हम इंडियंस को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो हमारी तरह सोचेंगे, वो हमारी लैंग्वेज सीखेंगे, हमारे तौर तरीके सीखेंगे, फिर हम उनको क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, हम उनको कमांड देंगे और हमारे अंडर में रह के वो हमारे लिए काम करेंगे। तो इसके लिए एजुकेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एजुकेट करना इंडियंस को ज़रूरी है, इसलिए ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन पे फोकस करा। बाकी ब्रिटिशर्स का ऐसा कुछ भी रोल नहीं था कि भाई इंडियंस को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा अमीर आदमी बनाओ, ऐसा उनके लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, 1 लाख रुपए पर एनम देने की सोची कि भाई हम हर साल इंडियंस के एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए देंगे और इंडियंस को हम एजुकेट करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। 1 लाख रुपए का अमाउंट इन्होंने अलॉट किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो 1813 के चार्टर एक्ट में आपकी एक बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी जिसका नाम था एंजलिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, यानी कि एंजलिस्ट ओरिएंटलिस्ट विवाद आपका शुरू हो गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। इस विवाद का मतलब क्या है या फिर ये विवाद था क्या? 2 ग्रुप्स बन गए थे। पहले ग्रुप था एंजलिस्ट, एक ग्रुप था ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगी, हम ओरिएंटल एजुकेशन समझेंगे पूरी कि ओरिएंटल एजुकेशन होती क्या है, लेकिन अभी के लिए समझो कि ओरिएंटल जो वर्ड है वो हम ईस्टर्न सोसाइटी के लिए मानते हैं कि भाई जो ईस्ट साइड का जो एरिया है ना, ईस्टर्न एरिया, उसको हम ओरिएंटल नाम से जानते हैं। ठीक है, अब 2 ग्रुप्स बन गए थे, एक थे एंजलिस्ट, एक थे ओरिएंटलिस्ट। एंजलिस्ट जो थे उनका कहना था कि हम जो इंडियंस हैं उनको हम वेस्टर्न एजुकेशन ही पढ़ाएंगे। भाई हमने पढ़ाने के लिए तो सोच लिया कि भाई हम है ना हर साल 1 लाख रुपए देंगे, इंडियंस को रुपए देंगे, मतलब 1 लाख रुपए हम इंडियंस के एजुकेशन के लिए अलॉट करेंगे। लेकिन 2 ग्रुप्स बन गए थे, एंजलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट। एंजलिस्ट ने कहा कि अब हम हर साल 1-1 लाख रुपए जो हम दे रहे हैं एजुकेशन के लिए, वो एजुकेशन में हम सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन ही इंडियंस को प्रोवाइड करेंगे। ओरिएंटलिस्ट ने क्या कहा, ओरिएंटलिस्ट ने कहा कि नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन नहीं, जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है ना, वेदास वेदांग जो है, हम वो सब कुछ इंडियंस को पढ़ाएंगे। तो 2 ग्रुप्स बन गए थे, एंजलिस्ट ओरिएंटलिस्ट। एंजलिस्ट ने क्या कहा, हम वेस्टर्न एजुकेशन ही प्रोवाइड करेंगे इंडियंस को। ठीक है, एंजलिस्ट ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ जो वेस्टर्न एजुकेशन है वही प्रोवाइड करेंगे हम इंडियंस को। लेकिन जो ओरिएंटलिस्ट का जो ग्रुप है उन्होंने कहा कि भाई वेस्टर्न नहीं, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जहाँ पे हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम वेदांग वगैरह के बारे में सीखते हैं, ठीक है, वो सारी शिक्षा जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो हम इंडियंस को देंगे। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है 1813 के चार्टर एक्ट में। एक तो 1 लाख रुपए देने की बात हुई, ठीक है, और दूसरा एंजलिस्ट ओरिएंटलिस्ट की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। ठीक है, अब आगे क्या होता है इस कंट्रोवर्सी में वो हम समझते हैं। दूसरा हमारा चार्टर एक्ट आता है, लॉर्ड मैकॉले मिनट आता है 1835 के अंदर। 1813 फिर उसके बाद में 1835 का लॉर्ड मैकॉले मिनट। ठीक है, इसको हम मैकॉले मिनट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए देने की बात हुई। जो लॉर्ड मैकॉले का मिनट था उसमें बात हुई कि हम 10 लाख रुपए स्पेंड करेंगे पर एनम एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, उसमें बात हुई थी 1813 के चार्टर एक्ट में हम 1 लाख रुपए देंगे, यहाँ पे बात हुई हम 10 लाख रुपए देंगे, हर साल हम 10 लाख रुपए अलॉट करेंगे इंडियंस की एजुकेशन के अंदर। और जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना एंजलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट वाली, तो दिस ही गेव हिज रिपोर्ट इन द फेवर ऑफ एंजलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो लॉर्ड मैकॉले हैं, लॉर्ड मैकॉले के टाइम पीरियड की बात हो रही है।
लॉर्ड मैकॉले ने एंजलिस्ट के फेवर में अपनी रिपोर्ट दी। यानी कि एंजलिस्ट कौन सा ग्रुप था जो कि मानता था कि वेस्टर्न एजुकेशन हम इंडियंस को प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं तो ब्रिटिशर्स क्यों हमको वेद पढ़ाएंगे, वेदांग पढ़ाएंगे, ये तो अपनी नॉलेज ही पढ़ाएंगे ना, अपना वेस्टर्न एजुकेशन ही हमको पढ़ाएंगे। तो जो लॉर्ड मैकॉले है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी एंजलिस्ट के फेवर में। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई हाँ, हम ब्रिटिशर्स जो हैं वो हम इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन ही पढ़ाएंगे, हम उनको वेदास वेदांग ये सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उनको वेस्टर्न एजुकेशन ही देंगे। ठीक है, तो जो कंट्रोवर्सी थी वो भी सॉल्व हो गई और यहाँ पे जो 1 लाख रुपए थे उसका अमाउंट बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिए गए थे। ठीक है, पर एनम 10 लाख रुपए अब हम इंडियंस की एजुकेशन में अलॉट करेंगे। ठीक है, इन्होंने एक नई चीज शुरू करी थी जिसका नाम था डाउनवर्ड्स फिल्टरेशन थ्योरी। डाउनवर्ड्स फिल्टरेशन थ्योरी क्या है? इन्होंने कहा कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे जो कि ब्लड में तो इंडियंस है बट टेस्ट में इंग्लिश है। ठीक है, इंडियन इन ब्लड एंड कलर, भाई इंडियन ब्लड में और कलर में तो इंडियन है बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट, कि हम सिर्फ उन्हीं इंडियंस को पढ़ाएंगे जो कि ब्लड में तो इंडियन है। ठीक है, यानी कि कलर वाइज तो इंडियन है लेकिन टेस्ट वाइज, इंटेलेक्ट वाइज वो वेस्टर्न है। ठीक है, यानी कि हम सब लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, सब लोगों को, हमारा कोई मकसद नहीं है कि भाई हम सभी पूरे इंडियंस को पढ़ा लिखा कर बहुत ही अच्छा आदमी बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे जो कलर वाइज, ब्लड वाइज तो इंडियन है पर उनका टेस्ट जो है, टेस्ट मतलब उनके सोचने समझने की शक्ति जो है, उनका ओपिनियन, उनका इंटेलेक्ट, उनका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा वेस्टर्न है, थोड़ा सा मॉडर्न है। तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और इसको उन्होंने कहा डाउनवर्ड्स फिल्टरेशन थ्योरी, जो कि लॉर्ड मैकॉले के टाइम पे आई थी 1835 के अंदर। ये सारी चीजें हुई थी आपकी लॉर्ड मैकॉले मिनट के अंदर। ठीक है, दूसरा चार्टर एक्ट खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है लॉर्ड मैकॉले मिनट आया था आपका 1835 के अंदर, जहाँ पे 10 लाख रुपए है ना पर एनम खर्च करने की बात हुई थी एजुकेशन के ऊपर। और यहाँ पे इन्होंने डाउनवर्ड्स फिल्टरेशन थ्योरी की भी बात करी है। डाउनवर्ड्स फिल्टरेशन थ्योरी क्या है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे जो रक्त और रंग में भारतीय है लेकिन स्वाद, राय और बुद्धि में अंग्रेज हो। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ाएंगे। ठीक है, थर्ड आता है हमारा एफर्ट ऑफ थॉमसन। थॉमसन के क्या प्रयास करे, थॉमसन ने क्या प्रयास करे उसके बारे में हम देखते हैं। थॉमसन जो है उन्होंने प्रयास करे विलेज एजुकेशन के ऊपर कि भाई हम क्या करेंगे, हम है ना विलेज एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ग्राम शिक्षा जो है, ग्रामीण शिक्षा जो है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी कि विलेज एजुकेशन की बात करी थी थॉमसन ने। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, 1835 का चार्टर एक्ट। तीसरा हुआ एफर्ट ऑफ थॉमसन, थॉमसन के प्रयास, जहाँ पे थॉमसन ने ग्रामीण क्षेत्र की जो एजुकेशन है उसको और अच्छा करने के लिए है ना बात करी, उसके रिकमेंडेशन दिए। ठीक है, अगला है हमारा वुड्स डिस्पैच, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1854 में आया था। इससे आपको अभी दिसंबर के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वुड्स डिस्पैच जो है वो है ना आपका 1854 में आया था। ठीक है, इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहते हैं, इंग्लिश एजुकेशन का हम इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्ना कार्टा कौन से है ना चार्टर एक्ट को कहा जाता है, तो वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक है, 1854 के अंदर ये आया था। इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, इसने रिकमेंडेशन दी थी कि हम फीमेल एजुकेशन पे फोकस करेंगे। भाई हम आदमियों को, मेल्स को, लड़कों को तो पढ़ाते ही हैं, फीमेल्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड करो, उनको वोकेशनल एजुकेशन दो, उनको ट्रेनिंग भी दो। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन यानी कि उनको स्किल की एजुकेशन, कौशल का ज्ञान भी उनको प्रोवाइड करो। स्किल एजुकेशन जो है वो उनको स्किल की एजुकेशन भी दो, स्किल की एजुकेशन भी दो और साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करो। ठीक है, सेक्युलर एजुकेशन पे इन्होंने फोकस करा, किस पे, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पे इन्होंने फोकस करा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस करा, वर्नाक्यूलर स्कूल लेवल के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस करा। और जो डाउनवर्ड्स फिल्टरेशन थ्योरी जो थी ना कि भाई हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे जो कलर वाइज तो इंडियन है पर टेस्ट वाइज, स्वाद वाइज है ना, इंटेलेक्ट वाइज जो है ना ब्रिटिश है, जो वेस्टर्न है, हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ाएंगे। तो जो ये डाउनवर्ड्स फिल्टरेशन थ्योरी जो थी, जो लॉर्ड मैकॉले के टाइम पे आई थी, उन्होंने क्या करा, इसको रेप्यूडिएटेड कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे जो टेस्ट वाइज मॉडर्न है, नहीं, हम सभी लोगों को पढ़ाएंगे, हम सभी इंडियंस को पढ़ाएंगे। तो वुड्स डिस्पैच में जो चार्ल्स वुड थे उनके टाइम पे ये वुड्स डिस्पैच आया था। ठीक है, सर चार्ल्स वुड के टाइम पे, तो सर चार्ल्स वुड ने हमारे लिए अच्छा काम किया था। इन्होंने फीमेल के एजुकेशन पे फोकस किया था, वोकेशनल एजुकेशन यानी कि स्किल, हम कौशल का ज्ञान देंगे लोगों को, ट्रेनिंग भी सिखाएंगे, पढ़ाने के साथ साथ हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सेक्युलर एजुकेशन यानी कि धर्मनिरपेक्ष जो शिक्षा है उसके बारे में भी हम लोगों को बताएंगे। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो एजुकेशन है वो हम इंग्लिश मीडियम के अंदर प्रोवाइड करेंगे। जो डाउनवर्ड्स फिल्टरेशन थ्योरी थी उसको भी इन्होंने हटा दिया था। ठीक है, तो सर चार्ल्स वुड ने काफ़ी अच्छे काम करे थे हमारे लिए। ठीक है, फिर
कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 यूनिवर्सिटीज आपकी सेटअप हुई थी 1857 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका एक PYQ ऑलरेडी रह चुका है, तो इसको मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार देखा गया एग्जाम में कि आपसे पूछा गया है कि 1857 में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज इस सेटअप हुई थी 1857 में। ठीक है, तो चार्ल्स वुड के टाइम पे आया था, सर चार्ल्स वुड ने वुड्स डिस्पैच लेकर आए 54 में, और 57 में 3 यूनिवर्सिटीज इन्होंने सेटअप कर दी थी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के अंदर। ठीक है 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अगला है आपका 5th है आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आई थी आपकी 1882-1883 के अंदर। हंटर शिक्षा आयोग 1882 टू 1883। डेट्स भी आपको लर्न करनी है, और ये किसके टाइम पीरियड के टाइम है ना, किसके टाइम पीरियड में आए हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। सर चार्ल्स वुड में आए हैं, है ना, आपका वुड्स डिस्पैच, लॉर्ड मैकॉले के टाइम पे आए हैं, मैकॉले मिनट, ये आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, हंटर कमीशन ने क्या कहा? हंटर कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन को अलग अलग कर दो, लिटरेरी एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को अलग अलग कर दो। इन्होंने कहा था कि भाई अगर हमको एजुकेशन में बदलाव लाने हैं, हमको अगर एजुकेशन को अच्छा बनाना है ना, हमको क्या करना है, सब चीज़ों को एक साथ में नहीं लेकर चलना है कि भाई सबको एक साथ में लो, नहीं, सबको अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो। प्राइमरी एजुकेशन अलग रखो, सेकेंडरी को अलग रखो, लिटरेरी जो आपकी एजुकेशन है उसको अलग रखो, वोकेशनल एजुकेशन है उसको अलग रखो। ठीक है, तो सब लोगों को, सब चीज़ों को इन्होंने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, प्राथमिक शिक्षा और जो आपकी सेकेंडरी शिक्षा है उसको अलग अलग रख दो, साहित्यिक और व्यावसायिक शिक्षा है उसको भी आपका है ना, उसका भी विभाजन कर दो। ठीक है, तो सब चीज़ों को डिवाइड करने की बात करी थी आपके किसने, हंटर कमीशन ने, जो कि 1882 टू 1883 के अंदर आए थे। ठीक है, यह कमीशन जो है वो W हंटर के टाइम पे आई थी। ठीक है, अगली है हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, जो कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कौन है? वही है जिन्होंने 1905 में क्या करा था, लॉर्ड कर्जन वही है जिन्होंने 1905 में बंगाल का पार्टीशन करवाया था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था ना, वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था 1905 के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या करा था, बंगाल का विभाजन कराया था। उससे पहले ये एक एक्ट देकर गए थे 1904 के अंदर, जो कि था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत 1902 के अंदर एक रिले कमीशन बैठी थी, रिले कमीशन सेटअप हुई थी, जिन्होंने कहा कि भाई हमको यूनिवर्सिटीज में इंप्रूवमेंट लेकर आना है, तो हमको कुछ है ना काम करने पड़ेंगे। तो इन्होंने उसके लिए रिकमेंडेशन दी थी कि भाई अगर हमको क्या करना है, यूनिवर्सिटीज के अंदर सेटअप, यूनिवर्सिटीज के अंदर हमको क्या करना है, यूनिवर्सिटीज की जो कंडीशन है उसको हमको इंप्रूव करना चाहिए, तभी जो आपकी है ना एजुकेशन सिस्टम है वो आपका अच्छा हो पाएगा। ये बात कही थी किसने, रिले कमीशन ने, जो कि आपकी 1902 के अंदर आई थी, जो है ना इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत। ठीक है, जो कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था। ठीक है, तो इन्होंने किसकी बात कही थी, यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटीज की कंडीशन को इंप्रूव करने की बात करी थी लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ भी है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, जो कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था। यहाँ पे आपकी एक रेले आयोग की स्थापना हुई थी, जिसने क्या कहा था, हमको यूनिवर्सिटीज की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, फिर 7th आया आपका सैडलर कमीशन। ठीक है, जो कि 1917 टू 1919 के अंदर आया था, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 टू 1919। इसमें क्या हुआ था, सैडलर कमीशन ने कलकत्ता यूनिवर्सिटीज में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसने क्या करा था, इस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी। ठीक है, वो रिपोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऊपर ही लागू हुई थी कि भाई इस रिपोर्ट में जो भी रिकमेंडेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है उसके ऊपर ही है ना, उसकी सिफारिश लागू होगी। लेकिन बाद में क्या करा था, बाद में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सब पे उनकी रिकमेंडेशंस को अप्लाई कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि सैडलर कमीशन जो है वो 1917 टू 1919 के अंदर आई थी। क्यों आई थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, कुछ इश्यूज हो रहे थे। उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, उन प्रॉब्लम्स का समाधान देने के लिए एक कमीशन आई थी जिसका नाम था सैडलर कमीशन। ठीक है, अब इस कमीशन ने क्या करा, इस कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट के अंदर अपने रिकमेंडेशन दिए, अपने सुझाव दिए कि भाई अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इन प्रॉब्लम्स के लिए ये काम करो। ठीक है, पहले तो इनके जो सुझाव थे, जो रिकमेंडेशन थे, वो सिर्फ और सिर्फ इस कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऊपर ही लागू थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या करा, जो भी इनके सुझाव है वो इन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज के ऊपर लागू कर दिए थे कि भाई सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी ही नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के ऊपर सैडलर कमीशन के सुझाव जो है वो लागू कर दो। ठीक है, जो कि 1917 टू 1919 के अंदर आई थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक,
फिर आपका 1929 के अंदर आई थी आपकी हर्तोग कमेटी, ठीक है, हर्तोग समिति आई थी आपकी 1929 के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए कि 1927 में आपकी एक इम्पॉर्टेंट कमीशन आई थी जिसका नाम है साइमन कमीशन, ठीक है, क्या नाम है उसका, साइमन कमीशन। तो 1927 में आपकी एक कमीशन आई थी साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन के बाद में 1929 में आई आपकी हर्तोग कमेटी। तो आप ऐसे एक दूसरे से चीज़ों को लिंक करके याद रख सकते हो। हर्तोग कमेटी ने किसकी बात करी, प्राइमरी एजुकेशन की बात करी कि हम सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा के ऊपर फोकस करेंगे। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए अपने सुझाव दिए थे, अपने रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि भाई डिजर्विंग स्टूडेंट शुड गेट इनटू हायर स्कूल वाइल एवरेज स्टूडेंट शुड बी डाइवर्टेड टू वोकेशनल कोर्सेज आफ्टर 8th क्लास। क्या कहा था इन्होंने, योग्य छात्रों को हाई स्कूल में प्रवेश देना चाहिए जबकि औसत छात्रों को 8वीं कक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर मोड़ देना चाहिए। भाई जो पढ़ाई में अच्छे हैं, ठीक है, जो पढ़ाई में अच्छे हैं उनको तो आप आगे और एजुकेशन सेक्टर में लेकर जाओ, उनको आप हाई स्कूल में प्रमोट करो। लेकिन जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, जो एवरेज है, जो बिलो एवरेज है, उनको पता है कि भाई वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, तो वो सब बच्चे तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते ना, कुछ बच्चे किसी चीज़ में अच्छे हैं, कुछ किसी चीज़ में अच्छे हैं। तो जो पढ़ाई में अच्छे हैं उनको पढ़ाई के सेक्टर में लेकर जाओ, लेकिन जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, जो बिलो एवरेज है, उनको आप वोकेशनल कोर्सेज की तरफ लेकर जाओ। वोकेशनल कोर्सेज मतलब आप उनको स्किल्स सिखाओ, कौशल का ज्ञान दो, ताकि वो उस कौशल का यूज़ करके, अपने स्किल्स का यूज़ करके अपनी जो है ना लाइफ है उसको सर्वाइव कर सके, ठीक है। इसकी बात करी थी किसने, हर्तोग कमेटी ने, जो कि 1929 के अंदर आई थी। और इन्होंने मेजरली फोकस किया था प्राइमरी एजुकेशन पे, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ही बता रही हूँ, ज़्यादा कुछ कहानी या थ्योरी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ। उन पॉइंट्स को अपने नोट्स में बनाते जाना, लिखते जाना और उनको बार बार रिवाइज करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्धा स्कीम एजुकेशन, जो कि आपकी महात्मा गांधी ने खुद ने लिखी थी। इसको हम नई तालीम भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, नई तालीम। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नई तालीम क्या होती है, या फिर आपसे वर्धा स्कीम क्या होती है, आपसे ऐसे लेकर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपकी गांधी जी ने खुद ने लिखी थी ये स्कीम जो है, ठीक है। यह एक ऐसी योजना थी जिसे स्वयं गांधी जी ने लिखा था, ठीक है। नई तालीम में इन्होंने क्या बात करी थी, नई तालीम में इन्होंने बात करी थी कि हमको सभी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, सभी बच्चों को हमको एजुकेशन देनी है, और बच्चों को हम मदर टंग के अंदर, उनकी जो मातृभाषा, उनकी जो मदर टंग है, उस मदर टंग के अंदर हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और 6th क्लास तक जितने भी बच्चे हैं, सभी पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, उनको एजुकेशन दें, ठीक है। ये बात हुई थी, महात्मा गांधी ने ये बात करी थी। महात्मा गांधी ने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करा था, तो उन्होंने एक नई तालीम लिखी थी जिसको हम वर्धा स्कीम भी कहते हैं, जिसमें है ना एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस हुआ था कि भाई एजुकेशन सभी बच्चों को मिलनी चाहिए, लड़कों को भी मिलनी चाहिए, लड़कों को भी, लड़कियों को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन जो है वो मदर टंग के अंदर होनी चाहिए। फिर है ना 6th क्लास तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो सभी पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि भाई अपने 6th क्लास तक सभी बच्चों को स्कूल में भेजें, एजुकेशन के लिए प्रमोट करें उनको, ठीक है। ये सारी बात हुई थी आपकी वर्धा स्कीम के अंदर, नई तालीम के अंदर, ठीक है। तो ये सारे हमारे चार्टर एक्ट्स थे जो हमने देख लिए प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर। सबसे पहले किसकी बात हुई थी प्री इंडिपेंडेंस एरा में, चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट था जहाँ पे 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी। एक बार मैं आपका फिर से रिवीजन करवा देती हूँ शुरू से। सबसे पहले हमने देखा था चार्टर एक्ट 1813, जहाँ पे क्या बात हुई कि हम 1 लाख रुपए देंगे, है ना, हर साल इंडियंस की एजुकेशन के लिए। 2 ग्रुप्स बन गए थे, एंजलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट की कंट्रोवर्सी हुई थी। एंजलिस्ट वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बोल रहे थे, ओरिएंटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको फोकस करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। फिर आया दूसरा लॉर्ड मैकॉले मिनट 1835 में। इन्होंने कहा 1 लाख से हम 10 लाख रुपए हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि भाई अब हम है ना एनुअली 10 लाख रुपए देंगे इंडियंस की एजुकेशन के लिए। और इन्होंने जो एंजलिस्ट जो ग्रुप था जो कि वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करा था, उस ग्रुप के फेवर में अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी लेकर आए थे जिसका नाम था डाउनवर्ड्स फिल्टरेशन थ्योरी, कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जो ब्लड और कलर में तो इंडियन है, लेकिन टेस्ट वाइज, इंटेलेक्ट वाइज क्या है, वो वेस्टर्न है। तो ये थी इनकी डाउनवर्ड्स फिल्टरेशन थ्योरी, ठीक है। अगला है वुड्स डिस्पैच, 1854 में आया था, ठीक है। वुड्स डिस्पैच जो है वो सर चार्ल्स वुड के टाइम पे आया था। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम करे एजुकेशन सेक्टर में।
फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करा, वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग को भी इन्होंने प्रमोट करा, सेक्युलर एजुकेशन को भी इन्होंने प्रमोट करा, ठीक है। और जो डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसको इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई थ्योरी हम नहीं अपनाएंगे, ऐसी कोई थ्योरी को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम सभी इंडियंस को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई जो सिर्फ टेस्ट वाइज वेस्टर्न है हम सिर्फ उन्हीं को नॉलेज देंगे, नहीं, हम सभी को एक साथ में लेकर चलेंगे, हम सभी को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, सभी को एजुकेशन देंगे, ठीक है। और 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी 1857 के अंदर। तो 1854 में तो आया था आपका वुड्स डिस्पैच और 57 में कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में 3 यूनिवर्सिटीज का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, ठीक। फिर आया था हमारा हंटर कमीशन 1882 टू 1883 के अंदर, जिसने क्या कहा था, जो है ना प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन को अलग अलग करो, लिटरेरी और वोकेशनल जो एजुकेशन है उसको अलग अलग करो, सब चीज़ को अलग अलग सेपरेट करने की बात हुई थी हंटर कमीशन ने, ठीक है, जो कि W.W. हंटर के टाइम पे आए थे। W.W. हंटर जो है वो है, ये कमीशन जो है वो W.W. हंटर के टाइम पे सेटअप हुआ था, ठीक है। फिर आया हमारा 1904 के अंदर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लॉर्ड कर्जन वही थे जो 1905 में जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन करवाया था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कहा कि भाई हमको एजुकेशन अगर इम्प्रूव करनी है तो हमको यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशंस को अच्छा करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमीशन आई थी 1904, जो एक्ट आया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था। उस एक्ट को पास करने के लिए पहले 1902 में एक कमीशन आई थी जिसका नाम था रिले कमीशन, ठीक है। उस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि हमको यूनिवर्सिटीज़ की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है, और फिर उसको इम्प्रूवमेंट के लिए एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये तो एक्ट है, ये तो एक्ट है, और इस एक्ट के लिए पहले आई थी आपकी 1902 में एक रिले कमीशन, ठीक है। फिर आया आपका सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 टू 1919। इसमें क्या हुआ था, इसने जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रिपोर्ट दी थी जिसका नाम है ना, एक रिपोर्ट दी थी सैडलर कमीशन ने। पहले इसकी रिपोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ऊपर ही लागू हुई थी। इसकी जो भी सिफारिश जो भी इन्होंने दी थी, जो भी रिकमेंडेशंस दी थी, वो सिर्फ और सिर्फ इनके सुझाव कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ऊपर ही लागू हुए थे, लेकिन बाद में इनकी जो भी रिकमेंडेशंस थी वो सभी यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लीकेबल कर दी गए थे, ठीक है। फिर आया हर्टॉग कमेटी 1929 के अंदर, जहाँ पे इन्होंने फोकस करा प्राइमरी एजुकेशन पे। इन्होंने कहा भाई जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं उनको तो आगे एजुकेशन में और प्रमोट करो, जो पढ़ाई में थोड़े बिलो एवरेज है उनको आप क्या करो, 8th क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन की तरफ उनको बढ़ा दो, यानी कि उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दो 8th क्लास से ही, ठीक है। और फिर आई हमारी वर्धा स्कीम, जिसको हम नई तालीम भी कहते हैं, जो कि महात्मा गांधी लेकर आए थे। इन्होंने खुद ने वो स्कीम लिखी थी, इन्होंने एजुकेशन पे फोकस करा था। इन्होंने कहा था कि भाई सभी बच्चों को एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए, सभी बच्चों को एजुकेशन जो है वो मदर टंग के अंदर प्रोवाइड करो, उनकी मातृभाषा में प्रोवाइड करो, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि भाई सभी पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि भाई 6 साल तक या फिर 6th क्लास तक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल में भेजे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये सारे चार्टर एक्ट्स का मैंने एक बार रिविजन भी करवा दिया है। तो ये आपके प्री इंडिपेंडेंस में जो भी एजुकेशन में इवोल्यूशन हुआ था उसके है ना एक्ट है ये आपके, ठीक है। अब हमने प्री इंडिपेंडेंस जो एरा था वो तो हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस में क्या था वो सारी कमीशन हमने देख लिए हैं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में एजुकेशन का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। हमको इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, ठीक है। 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो 1947 में मिली हमको इंडिपेंडेंस। 1948 में आई हमारे पास में राधा कृष्णन कमेटी। सबसे पहली कमेटी थी आपकी जिसका नाम है राधा कृष्णन कमेटी, जो कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में आपकी आ गई थी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 1948 टू 49। 1948 से लेकर 1949 तक आपकी रही थी राधा कृष्णन कमेटी, राधा कृष्णन समिति आपकी 1948 टू 49, ठीक है। अब राधा कृष्णन कमेटी ने या फिर राधा कृष्णन समिति ने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी थी उसके हम बात करते हैं कि एजुकेशन में इन्होंने कौन कौन से रिकमेंडेशंस दी, कौन कौन से सुधार करने के लिए बात करी थी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कहा टीचर्स क्वालिफिकेशन, शिक्षक की योग्यता के बारे में इन्होंने कहा कि भाई अगर टीचर्स अच्छे होंगे तभी तो एजुकेशन जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को मिल पाएगी। तो टीचर्स की एजुकेशन पे फोकस करो, रिसर्च पे फोकस करो, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन पे फोकस करो, मेडिकल एजुकेशन में कम से कम 100 एडमिशन्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि फिजिकल एग्जाम तो होने चाहिए साल में एक बार, एटलीस्ट साल में एक बार आपके क्या होने चाहिए, वर्ष में एक बार शारीरिक परीक्षा, यानी कि एटलीस्ट साल में एक बार आपके रिटन एग्जाम या फिर आपके फिजिकल एग्जाम तो होने ही चाहिए।
हॉस्पिटल्स इन ईच यूनिवर्सिटी, यानी कि हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में आपके है ना क्या होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए। ठीक है, इन सब की बात करी थी किसने, राधाकृष्णन कमेटी ने। शिक्षकों की योग्यता की बात करी थी, अनुसंधान यानी कि रिसर्च के ऊपर इन्होंने फोकस करा था कि भाई हमको रिसर्च को आगे प्रमोट करना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल्स होने चाहिए, कम से कम साल में एक बार आपके रिटन एग्जाम होने चाहिए। ठीक है, फिर एनसीसी का जो इंट्रोडक्शन है वो भी आपकी राधाकृष्णन कमेटी ने ही करा था। आजकल कॉलेजेस में जो एनसीसी होती है वो आपका रहना रिकमेंडेशन किसने दी थी, राधाकृष्णन कमेटी ने दी थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कॉलेजेस शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, महाविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति होनी चाहिए। कॉलेज में किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो भी पॉलिटिक्स के जो भी चुनाव वगैरह होते हैं उसमें कॉलेज वगैरह से उसको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। कॉलेज और पॉलिटिक्स सेपरेट होने चाहिए। एजुकेशन में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स का। ठीक है, फिर यूजीसी शुड बी इस्टेब्लिश, यूजीसी जो है हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन भी दी थी किसने, राधाकृष्णन कमेटी ने। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि यूजीसी की रिकमेंडेशन किसने दी थी, राधाकृष्णन कमेटी ने कहा था कि यूजीसी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, यूजीसी की स्थापना होनी चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन दी थी राधाकृष्णन कमेटी ने। इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करा था। इन्होंने मॉरल एजुकेशन जो होती है हमारी, मॉरल और एथिकल एजुकेशन जो होती है उस पर भी इन्होंने फोकस करा था। ठीक है, ये कुछ रिकमेंडेशन थे आपकी राधाकृष्णन कमेटी की, सिंपल से रिकमेंडेशन है। इन्होंने एग्रीकल्चर पे फोकस करा, मॉरल एथिकल एजुकेशन पे फोकस करा था। इन्होंने यूजीसी को स्टैब्लिश करने की बात करी, कहा कि भाई है ना कॉलेज में पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एनसीसी के बारे में बात करी। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने रिसर्च की बात करी है, हर यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल होने चाहिए, टीचर्स क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, फिजिकल एग्जाम होने चाहिए एक साल में एक बार तो कम से कम। ठीक है, ये सारी रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने अपना स्ट्रक्चरल बताया था यूनिवर्सिटी का, कि यूनिवर्सिटी में जो आपके है ना स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी हायरार्की होती है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो भी इन्होंने बताया था राधाकृष्णन कमेटी ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी में सबसे ऊपर होगा आपका चांसलर। हमको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चांसलर कौन होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसलर हमारे अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर होगा आपका चांसलर, उसके नीचे आएगा आपका वाइस चांसलर की पोजीशन, वाइस चांसलर के नीचे होगा सीनेट या फिर कोर्ट। ठीक है, सीनेट या फिर न्यायालय, सबसे पहले होगा कुलाधिपति, फिर होगा आपका कुलपति, फिर होगा आपका सीनेट या फिर न्यायालय कोर्ट। ठीक है, उसके बाद में होगा आपका सिंडिकेट जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन होती है भाई, कोई भी आपको है ना कुछ भी नया एक्ट, कुछ भी नया लॉ पास करना है तो वो इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। ठीक है, तो उसके बाद में होगी आपकी सिंडिकेट या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको बोल सकते हैं। फिर होगी आपकी एकेडमिक काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल आपके है ना आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है वो आपकी एकेडमिक काउंसिल संभालेगी। ठीक है, फिर आपकी आएगी फैकल्टीज, फैकल्टीज कौन है, आपकी टीचर्स जिनको पढ़ाने का काम है। ठीक है, अब अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाने के अलावा भी काफ़ी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उनको बजट भी देखना होता है, जो भी उनको ग्रांट मिलते हैं वो भी उनको देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने अलग अलग सेटअप के बारे में बताया कि भाई सबसे ऊपर तो चांसलर होगा। ठीक है, फिर वाइस चांसलर होगा, फिर कोर्ट भी होगा, फिर आपकी है ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, फिर उसके नीचे एकेडमिक काउंसिल होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभालेगी। उसके नीचे आपकी फैकल्टीज आएगी जो कि टीचर्स है जो कि पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होंगी, फिर आपकी फाइनेंस कमेटी बनेगी, फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी बनेगी। ये पूरी आपकी हायरार्की रहेगी आपके है ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। पहले कुलाधिपति, फिर कुलपति, फिर सीनेट या फिर न्यायालय होगा, फिर आपकी सिंडिकेट या फिर कार्यकारी परिषद होगी, फिर आपकी होगी अकादमिक परिषद। ठीक है, फिर होंगे आपके शिक्षा संकाय यानी कि आपकी फैकल्टीज जो कि आपके टीचर्स होंगे, फिर अध्ययन मंडल, वित्त समिति और चयन समिति। ठीक है, ये पूरी इन्होंने हायरार्की बताई थी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये सारी रिकमेंडेशन दी थी आपकी राधाकृष्णन कमेटी ने। ठीक, फिर सेकंड आई आपकी मुदलियार कमीशन। सबसे पहले राधाकृष्णन कमेटी 1948 to 49। ठीक है, फिर आई हमारी 1952 to 53 मुदलियार कमीशन जो कि आई थी लक्ष्मी स्वामी मुदलियार के अंडर। ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, जो कि लक्ष्मी स्वामी मुदलियार द्वारा लाई गई थी, जिसका नाम है मुदलियार कमीशन। 1952 to 1953 के अंदर ये आई थी। ठीक है, ये है आपके लक्ष्मी स्वामी मुदलियार जी की फोटो। ठीक, इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी एजुकेशन में कि एग्जामिन दी सेकेंडरी सिस्टम। सेकेंडरी सिस्टम में इन्होंने बात करी थी कि हमको सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करना है।
ठीक है। इन्होंने कहा था हमको सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करना है, हमको सेस के ऊपर फोकस करना है। सेस क्या होता है? सेस होता है आपका टैक्स ऑन टैक्स, कि टैक्स के ऊपर भी हम कुछ % और टैक्स लगाएंगे, और टैक्स के ऊपर का जो भी टैक्स होगा यानी कि सेस, जो भी आपका अमाउंट आएगा सेस का, वो अमाउंट हम फिर एजुकेशन में लगाएंगे, हम शिक्षा में लगाएंगे। तो उन्होंने सेस की बात करी थी, इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी थी, इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की भी बात करी थी, यानी कि हम बच्चों को स्किल के बारे में, बच्चों को कौशल का ज्ञान भी प्रदान करेंगे। ठीक है। इन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी बात करी थी कि भाई बच्चों के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, हम पढ़ाई करवा रहे हैं, पढ़ाना लिखाना जरूरी है, लेकिन ऑलराउंड डेवलपमेंट भी एक बच्चे का होना चाहिए। ठीक है। इन्होंने बच्चों की हैबिट्स, उनकी जो वैल्यूज होती है, उनके जो एटीट्यूड्स हैं, उन पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस किया था, काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था कि भाई बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ तो अच्छी बात है, लेकिन उनके अंदर क्या मॉरल एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्या उनके अंदर एटीट्यूड्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमको सुधारनी है बच्चों के अंदर एजुकेशन के थ्रू। ठीक है। इन्होंने प्रमोट करी थी कोऑपरेटिव वर्क को, कि हमको है ना कोऑपरेटिव वर्क को क्या करना है, प्रमोट करना है, हमको सहकारी कार्य को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसकी भी इन्होंने बात करी थी। फिर इन्होंने कहा था सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी कॉमेंस आफ्टर 5 ईयर ऑफ प्राइमरी बेसिक एजुकेशन। भाई पहले 5 साल तक आपको प्राइमरी बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसके बाद में आपको सेकेंडरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है। मिडिल और बेसिक एजुकेशन जो है वो आपकी 3 साल की होनी चाहिए। हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो भी आपकी 3 साल की होनी चाहिए, और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो भी आपकी 3 साल की होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले क्या कहा, 5 साल तक हमको प्राइमरी एजुकेशन दो, उसके बाद में आपको सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में इनकी सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए 3 सालों की। ठीक है। आपके है ना मिडिल बेसिक एजुकेशन बोली है 3 सालों की, सेकेंडरी बोली है इन्होंने 3 सालों की, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोली है 3 सालों की। ठीक है। फिर इन्होंने बात करी है टेक्निकल स्कूल की, कि हमको स्कूल के अंदर टेक्निकल चीज़ों का भी यूज़ करना है, ताकि हम है ना टेक्निक्स के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को और अच्छी तरीके से, क्रिएटिव तरीके से पढ़ा सके। ठीक है। इन्होंने बात करी थी कि हमको रिफॉर्म लेकर आना है सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जो मैंने आपको बता ही दिया कि इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करा था। ठीक है। ये सारी रिकमेंडेशन यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। द्वितीय प्रणाली को है ना इनको अच्छा करना है, इसके लिए इन्होंने बात करी थी। इन्होंने बात करी थी लोकतांत्रिक नागरिकता, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व गुणवत्ता का लक्ष्य, यानी कि हमको बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। बच्चे की आदतें, उनके मूल्य, उनके जो दृष्टिकोण है, जो भी उनके एटीट्यूड वैल्यूज़ है, उसको भी हमको बरकरार रखना है, उसको भी हमको इम्प्रूव करना है। सहकारी कार्य को हमको बढ़ावा देना है। ठीक है। कोऑपरेटिव वर्क को हमको बढ़ावा देना है। इन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक या जूनियर बुनियादी शिक्षा के 5 साल बाद होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा जो है वो आपकी है ना पहले 5 सालों तक आपको प्राथमिक शिक्षा मिलेगी, प्राइमरी एजुकेशन मिलेगी, उसके बाद में आपको माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है। मिडिल या फिर सीनियर बेसिक एजुकेशन जो है वो आपकी 3 साल के लिए होनी चाहिए। हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी आपकी 3 साल के लिए होनी चाहिए। तकनीकी स्कूल होने चाहिए, ताकि स्कूल में टेक्नोलॉजी हो, ताकि हम टेक्नोलॉजी साइंस के माध्यम से बच्चों को क्रिएटिव तरीके से पढ़ा सके और उनको साइंस का भी ज्ञान दे सकें। ठीक है। 3 सालों की आपकी विश्वविद्यालय की शिक्षा होनी चाहिए। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने की बात करी है, और योग्य शिक्षकों की भी बात करी कि टीचर्स भी क्वालिफाइड होने चाहिए, अच्छे ग्रेजुएट टीचर्स होने चाहिए। अगर टीचर्स अच्छे होंगे तभी वो बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएंगे, और बच्चे अच्छे होंगे तभी देश का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। ये सारी रिकमेंडेशन दी थी किसने, मुदलियार कमीशन, जो कि लक्ष्मी स्वामी मुदलियार जी लेकर आए थे 1952 टू 1953 के अंदर। ठीक है। ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, बस ये रिकमेंडेशन आपको लर्न कर लेनी है। जो भी मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको समझा के ही बताया है कि भी सेकेंडरी एजुकेशन की बात करिए, वोकेशनल एजुकेशन यानी कि स्किल एजुकेशन, जो आपके है ना कौशल का ज्ञान जो होता है, व्यावसायिक मार्गदर्शन देना है हमको बच्चों को, इसकी बात करी है इन्होंने। ठीक है। इन्होंने फोकस करा है सेकेंडरी एजुकेशन पे। 3 साल की आपकी है ना आपकी सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए, फिर 3 साल की आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन होनी चाहिए, पहले 5 साल की आपकी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। स्कूल में हमको टेक्निकल है ना स्कूल्स को बनाना है, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। तो ये सारी रिकमेंडेशन आपको एज इट इज़ लर्न कर लेनी है। ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा पैराग्राफ में नहीं लेकर आई हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लेकर आई हूँ, ताकि आपको सिर्फ इन पॉइंट्स को ही लर्न करना रहेगा। ठीक है। अगली है हमारी कोठारी कमीशन, जो कि 1964 टू 68 के अंदर आई थी, जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन कमीशन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। ये है आपके दौलत सिंह कोठारी, इनका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी जी। इनकी कमीशन आई थी कोठारी कमीशन 1964 टू 1966। आपको सबका नाम लर्न करना है कि भाई इस कमीशन को बोलते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन। फिर जो हमने अभी पढ़ी थी ना
मुदलियार कमेटी, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। फिर राधा कृष्णन कमेटी को बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। सबके जो भी जो है ना, जो दो नाम है, उन सभी नाम को आपको याद करना है और कौन से साल में आई थी वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले राधा कृष्णन कमेटी 1948 to 49, 1948 to 49 में आई थी, ठीक है। 1948 to 49 में आई थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा पता नहीं क्या लिख दिया, मिस्टेक हो गई। 1948 to 49 में आई थी आपकी राधा कृष्णन कमेटी। फिर आई हमारी मुदलियार कमीशन, जो कि आई कब? मुदलियार कमीशन आई हमारी 52 to 53 के अंदर, ठीक है। 52 to 53 के अंदर आई हमारी मुदलियार कमीशन। और फिर आई हमारी कोठारी कमीशन 64 to 68 के अंदर, ठीक है। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? इन्होंने रिकमेंडेशन दी साइंस के ऊपर, साइंस को डेवलप करो, टेक्नोलॉजी को डेवलप करो, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन लेकर आओ, या अगर मॉडर्नाइजेशन होगा तो हम वेस्टर्न एजुकेशन भी बच्चों को दे पाएंगे, ठीक है। आधुनिकरण करो, विज्ञान पर ध्यान दो, इसकी बात करी इन्होंने बात करी वोकेशनल एजुकेशन की। क्या करी है इन्होंने बात? इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की बात करी कि हमको बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, बच्चों को स्किल्स सिखानी चाहिए, बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ उनको कौशल का ज्ञान भी दो, उनको व्यावसायिक शिक्षा भी दो, ठीक है। इन्होंने बात करी है विमेन की एजुकेशन, ट्राइब्स की एजुकेशन, बैकवर्ड क्लासेस और जो शेड्यूल कास्ट है आपकी, उसको भी एजुकेट करना है हमको। ऐसा नहीं है कि भाई क्लास है ना कि सोसाइटी में कुछ वर्ग जो है वो पीछे रह रहे हैं, अगर कुछ वर्ग पीछे छूट जाएंगे तो सबका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमको विमेन्स को भी एजुकेट करना है, जो हमारी ट्राइब्स हैं उनको भी हमको डेवलपमेंट, उनका भी डेवलपमेंट करना है, जनजातियों का भी हमको डेवलपमेंट करना है, और जो पिछड़े हुए वर्ग जो हैं, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, उनको अभी हमको डेवलपमेंट करना है। और डेवलपमेंट कैसे होगा? एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। इन्होंने कहा है कि फ्री टेक्स्ट बुक एंड स्टडी मटेरियल, हमको सभी बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक देनी चाहिए और स्टडी मटेरियल उनको एटलीस्ट फ्री प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और सभी बच्चों को भी नहीं तो एटलीस्ट कम से कम जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, उनको तो एटलीस्ट हम फ्री मटीरियल प्रोवाइड करें, ठीक है। सोशल सर्विस पे इन्होंने बात करी है कि सभी लोगों को हमको सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा के बारे में हमको उनको सिखाना चाहिए, ठीक है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और अध्ययन सामग्री हमको देनी चाहिए। महिलाओं, जनजातियों, पिछड़े वर्ग का हमको क्या करना है? विशेष ध्यान रखना है। व्यावसायिक शिक्षा की बात करी है, कार्य अनुभव पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, विज्ञान पे हमको ध्यान देना है, आधुनिकरण हमको करना है, ठीक है। इन्होंने मॉरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन की भी बात करी, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की भी बात करी कि हमको बच्चों के अंदर मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा यानी कि स्पिरिचुअल एजुकेशन का भी डेवलपमेंट करना है, ठीक है। इन्होंने कहा एज ऑफ रिटायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 60 साल। शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष की होनी चाहिए। जब तक टीचर 60 साल के नहीं हो जाते तब तक उनका रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए। आफ्टर 60 ईयर्स टीचर्स शुड बी रिटायर्ड, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई लिबरल असिस्टेंस टू इम्प्रूव द सैलरी ऑफ स्कूल टीचर्स, हमको क्या करना चाहिए? स्कूल शिक्षकों के वेतन में सुधार लाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले जो टीचर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कम सैलरी मिला करती थी, अब तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक सैलरी मिलती है, लेकिन पहले तो सबसे कम सैलरी टीचर्स की ही हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो स्कूल टीचर है बेसिकली उनकी हमको थोड़ी सैलरी में इंप्रूवमेंट लाना है। टीचर को अगर आप सैलरी अगर अच्छी नहीं दोगे तो टीचर जो है वो मन लगा के काम नहीं करेगा, क्योंकि सब सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर सैलरी उनको उनके काम के अकॉर्डिंग मिलेगी तो फिर उनका भी मन करेगा कि भाई हाँ हम भी अपना 100% दें, ठीक है। तो उन्होंने बात करी कि भाई स्कूल टीचर्स की जो सैलरी है उसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। 60 साल उनकी रिटायरमेंट एज होनी चाहिए। मॉरल स्पिरिचुअल एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। फिर इन्होंने बात करी थी 10+2+3 सिस्टम की, ठीक है। अभी हमने 10+2+3 को रिप्लेस करके हम लेकर आए हैं 5+3+4 का सिस्टम। इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब हम पढ़ेंगे ना NEP 2020, उस टाइम मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अभी इन्होंने रिकमेंडेशन दी है आपकी 10+2+3 की, ठीक है। ये 10+2+3 क्या है? 10 तो है आपकी 10th क्लास, फिर 2 है आपकी 11th 12th और फिर 3 है आपकी कॉलेज। इन्होंने इस फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन की बात करी थी, लेकिन अभी हमने NEP 2020 के तहत 10+2+3 को हटा के 5+3+3+4 लेकर आए हैं, ठीक है। अब ये 5+3+3+4 क्या है ये मैं आपको है ना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है, NEP वाली 2020 वाली क्लास के अंदर, ठीक है। इन्होंने बात करी है 3 लैंग्वेज फार्मूला की, कि हमको 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत बच्चों को पढ़ाना चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? पहली हम बच्चों को उनकी मदर टंग के अंदर पढ़ाएंगे, उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। एक हिंदी लैंग्वेज भी हम उनको सिखाएंगे, दूसरी या तो फॉरेन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे, ठीक है।
इन तीनों लैंग्वेज का है ना सूत्र दिया है उन्होंने। एक मातृभाषा होनी चाहिए, जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो उनको मदर टंग में पढ़ाएं, या फिर एक हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, और एक या तो विदेशी भाषा होनी चाहिए या फिर अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। ये है इनका 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला किसने दिया है? ये दिया है आपके दौलत सिंह कोठारी जी ने, ठीक है, कोठारी कमीशन के तहत। 10+2+3 का फॉर्मूला किसने दिया है? ये भी आपका दौलत सिंह कोठारी जी ने दिया है, ठीक है। ये है इनकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। ये सारी रिकमेंडेशन दी है आपकी दौलत सिंह कोठारी जी ने। साइंस की बात करी है, टेक्नोलॉजी की बात करी है, मॉडर्नाइजेशन की बात करी है, वोकेशनल एजुकेशन की बात करी है, स्टडी मटेरियल को फ्री देने की बात करी है ना, सोशल और नेशनल सर्विस की बात करी है, मॉरल स्पिरिचुअल एजुकेशन, 60 साल में रिटायरमेंट होना चाहिए, 10+2+3 की बात करी है, 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी रिकमेंडेशन दी है दौलत सिंह कोठारी जी ने। ये तीनों जो इंपॉर्टेंट जो भी आपकी कमिटीज़ है वो हमने देख ली। सबसे पहले राधा कृष्णन कमेटी, ठीक है, फिर आई आपकी मुदलियार कमीशन, फिर आई आपकी कोठारी कमीशन। RMK से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये है आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस की हम पढ़ रहे हैं। फिर अब हम आते हैं NEP के अंदर। NEP सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 के अंदर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, ठीक है। ये ज़्यादा हमारे लिए इतनी रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि 1968 के अंदर सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है। दूसरी आई 1986 के अंदर, 68 का उल्टा कर दो तो 86 होता है, तो 1968 में पहली आई आपकी NEP इंदिरा गांधी के टाइम पे। दूसरी आई 1986 में बेटे उनके राजीव गांधी के टाइम पे, ठीक है। राजीव गांधी जी ने भी NEP जो अब लेकर आए हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करी है, काफ़ी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस दी है एजुकेशन के लिए। इन्होंने क्या कहा है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। फिर इन्होंने बात करी है इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, सभी लोगों को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, है ना, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं, सभी लोगों को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेशन वाइड करिकुलम फ्रेमवर्क की इन्होंने बात करी है। MLL की इन्होंने बात करी है। MLL क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की इन्होंने बात करी है। ओपन स्कूल और जो डिस्टेंस स्कूल है उसकी इन्होंने बात करी है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन स्कूल, इन्होंने कहा है कि स्कूल में कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन कराओ, यानी कि स्कूल में हम बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी कहा है राजीव गांधी जी ने। इन्होंने नवोदय विद्यालय जो हैं हमारे उनको ओपन करवाने की भी बात राजीव गांधी जी ने ही करी थी 1986 के अंदर NEP के अंदर, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लर्निंग अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, इन्होंने कहा कि भाई 14 साल तक हर एक बच्चे को अधिकार है एजुकेशन का और सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और ये पेरेंट्स की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो 14 साल तक सभी बच्चों को स्कूल में भेजे एजुकेशन लेने के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लर्निंग की इन्होंने बात करी थी। ये सारी रिकमेंडेशन दी थी राजीव गांधी जी ने 1986 की NEP के अंदर, ठीक है। और फिर हमारी थर्ड NEP आई है जिसका नाम है NEP 2020 जो कि नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे आई है, ठीक है। ये 3 हमारी NEP आई है अभी तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, पहली आई इंदिरा गांधी के टाइम पे, दूसरी आई उनके बेटे राजीव गांधी जी के टाइम पे, तीसरी आई मोदी जी के टाइम पे 2020 के अंदर, ठीक है। अभी जो 2020 वाली NEP है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में इससे लगातार क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस क्लास में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, एक सेपरेट क्लास लाऊंगी मैं जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे NEP 2020 के बारे में, ठीक है। हम NEP 2020 को पूरा तो नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत इतने मोटे डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सारी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि सारी से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और यहाँ पे इन्होंने स्कूल एजुकेशन और जो है ना सेकेंडरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सबके लिए रिकमेंडेशन दी है NEP 2020 ने, ठीक है। हमको ज़्यादा फोकस करना है सिर्फ हायर एजुकेशन के ऊपर क्योंकि स्कूल एजुकेशन से हमारा इतना ज़्यादा नाता नहीं है UGC के अंदर। हमको सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी रिलेवेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे NEP 2020 के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी, एक सेपरेट क्लास लाऊंगी जहाँ पे हम डिटेल में NEP 2020 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जहाँ पे हमने सबसे पहले हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्री इंडिपेंडेंस में एजुकेशन का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, तो हमने काफ़ी सारे डिफरेंट चार्टर एक्ट्स कर लिए, ठीक है। फिर हमने देखा पोस्ट इंडिपेंडेंस में, इंडिपेंडेंस के बाद में एजुकेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, तो हमने देखा सबसे पहले आई हमारी राधा कृष्णन कमेटी, फिर आई हमारी मुदलियार कमेटी, फिर आई हमारी कोठारी कमीशन, फिर 1968 के अंदर क्या आई, 1968 में हमारी पहली आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फिर आई हमारी 1986 के अंदर
1986 राजीव गांधी जी के टाइम पे आई हमारी दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। फिर 1992 के अंदर एक आई थी हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1992 के अंदर आया था हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये क्या है, कुछ बच्चे समझते हैं कि भाई 1992 के अंदर भी एक हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, लेकिन ये कोई एनईपी नहीं थी। ये आपकी जो 86 वाली पॉलिसी है ना, इस 86 वाली पॉलिसी के अंदर कुछ संशोधन किए गए थे, कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, ठीक है। वो किए गए थे 1992 के अंदर। तो ये है आपकी सिर्फ अमेंडमेंट हुआ था 86 वाली पॉलिसी के अंदर। 1986 में जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए थे 1992 के अंदर, ठीक है। ये कोई सेपरेट पॉलिसी नहीं थी। फिर आपकी थर्ड एनईपी आई थी 2020 के अंदर मोदी जी के टाइम पे, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे सेपरेट क्लास के अंदर। तो ये सारा कुछ हमने आज की क्लास में करा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है आपके पास में। यहाँ से अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाना और उनको डेली बेसिस पे लर्न करोगे, तभी ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी लर्न हो पाएगी, ठीक है। सभी चार्टर एक्ट्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। कौन कौन सी डेट के अंदर कौन कौन सा चार्टर एक्ट आया था, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई है, वो सारा कुछ मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। वो सब कुछ आपको लर्न करना है, ठीक है। जो भी रिकमेंडेशन थी इंपॉर्टेंट कमीशन की वो भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट वाली है सिर्फ वो ही मैंने आपसे शेयर की है, क्योंकि हर एक कमिटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है, 50-50 रिकमेंडेशन दिए, 80-80 रिकमेंडेशन दिए, ठीक है। उन सबको पढ़ना हमारे लिए रिलेवेंट भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। ना ही मैं आपको पढ़ा सकती हूँ वो 80-80 रिकमेंडेशन हर एक कमिटी की, ना ही आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।